हेलो दोस्तों, रहमान कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिहार दरोगा से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान है, चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है कि कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, स्माइलैक्स, नेपिन्थस, नीरियम। तो हमारा जवाब है नेपिन्थस। जो नेपिन्थस कीटभक्षी पौधा है, इसे घटपरजीवी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सवाल है कि कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में नहीं प्रयोग की जाती? कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में नहीं प्रयोग की जाती? पहला ऑप्शन है नाशक जीव के परभक्षी का प्रयोग, दूसरा है फेरोमोन ट्रैप, तीसरा है पीरकनाशी का प्रयोग, चौथा है नीम के निचोड़ का प्रयोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा पीरकनाशी का प्रयोग। दोस्तों, जैव कीटनाशकों एवं जैव रोग नियंत्रण की जीवाणु, विषाणु और कवक रूपी वे सूक्ष्म जीव है, यानी जैविक स्रोत होते हैं जिनका इस्तेमाल उन पीड़कों को नष्ट और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं। ये मृदा जनित पौधों के रोगों के नियंत्रण में भी प्रभावी सिद्ध होते हैं। जैव कीटनाशकों एवं जैव रोग नियंत्रकों का प्रयोग जहां मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, वहीं इनका आर्थिक लाभ भी है, क्योंकि ये विषाक्त रसायनों के प्रयोग में कभी लाकर हमें रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभावों से बचाते हैं। चलिए अगला सवाल पे हम चलते हैं। तो अगला सवाल है अकल दाढ़ क्या है? तो अकल दाढ़ है, पहला ऑप्शन है पहली दाढ़ होती है, दूसरा है दूसरी दाढ़ होती है, तीसरा है तीसरी दाढ़ होती है और चौथा है चौथी दाढ़ होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरी दाढ़ होती है। क्या आंसर हो जाएगा? तीसरी दाढ़ होती है। तो दोस्तों, अकल दाढ़ या तीसरी दाढ़ उन दांतों के नाम हैं जो आखिर में निकलते हैं। मतलब ये जो है जब प्रौढ़ावस्था में जब पहुंच जाता है तब उस समय ये निकलती है, जिसे हम आम भाषा में अपने गांव देहात की भाषा में कहते हैं अक्किल चौगर। तो अधिकतर लोगों को 4 अकल दांत होते हैं। अगला सवाल है, चौथा सवाल, कि हाथी के दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ हो कौन सा हिस्सा होता है? ऊपरी कृंतक दंत, ऊपरी रदनक, निचला रदनक और निचला कृंतक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊपरी कृंतक दंत। मतलब हाथियों में 2 ऊपरी कृंतक दंत हाथी के दांत के रूप में विकसित होते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, किसकी कमी के कारण स्कर्वी हो जाता है? मतलब किस की कमी के कारण स्कर्वी होता है? विटामिन डी के कारण, विटामिन के कारण, विटामिन ई के कारण या विटामिन सी के कारण? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी के कारण। तो दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलय विटामिन है और खट्टे रसदार फल, चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज और विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। अगला सवाल है हमारा कि छठा सवाल, नर मच्छर का भोजन क्या है? मतलब नर मच्छर का भोजन क्या है? मानव रक्त, फूलों का रस, क्यूलेक्स का रक्त और जोंक का रक्त। तो हमारा आंसर हो जाएगा फूलों का रस। नर एनोफिलीज मच्छर का भोजन फूलों का रस या पेड़ पौधों का रस है, जबकि मादा एनोफिलीज का भोजन मानव का रक्त है, जो हमारे शरीर पर रह करके हमारा खून चूसती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है एक्स किरणें, दूसरा ऑप्शन है गामा किरणें, तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड और चौथा ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट किरणें। तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्ट्रा
साउंड। क्या आंसर हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, पहले इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन में क्या है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। मतलब अल्ट्रासाउंड का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि देखा जाता है कि गर्भाशय में जो है शिशु का किस तरह से विकास हो रहा है और शिशु की स्थिति क्या है। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अलावा या अतिरिक्त और क्या होता है? पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है एंडोलिम्फ, तीसरा ऑप्शन है पेरिलिम्फ, चौथा ऑप्शन है ओटोकोनिया। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा वायु। क्या आंसर हो जाएगा? वायु। तो वायु मनुष्य के मध्य कान की गुहाओं में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और वायु होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? पहला ऑप्शन है 60 से 64%, दूसरा ऑप्शन है 70 से 75%, तीसरा ऑप्शन है 80 से 82% और चौथा ऑप्शन है 91 से 92%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा 91 से 92%। तो कह रहा है कि रक्त का अजीवित तरल भाग होता है जिसमें 90 से 92% जल और 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। इसका मुख्य कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना होता है। चलिए दोस्तों आगे अब हम चलते हैं। तो अगला सवाल है कि सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है? मतलब सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन है मांसपेशियों के संकुचन में, दूसरा ऑप्शन है हृदय के संकुचन में, तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका आवेग में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा तंत्रिका आवेग में। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तंत्रिका आवेग में। तंत्रिका आवेग में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा। साग में जो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है वो लोहा है। क्या है दोस्तों? लोहा है। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सागों में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, मतलब आयरन पाया जाता है। इसकी कमी होने से हमारे शरीर में अरक्तता मतलब एनीमिया हो जाता है। अगला सवाल है कि पोलियो का कारण है, मतलब पोलियो किस वजह से होता है, किस कारण से होता है? तो इसका ऑप्शन है बैक्टीरियम मतलब कीटाणु के कारण, दूसरा है फंगस मतलब कवक के कारण, तीसरा है वायरस मतलब विषाणु के कारण और चौथा है कीट मतलब कीट के कारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर है वायरस विषाणु के कारण। पोलियो का कारण वायरस या विषाणु है। अगला क्वेश्चन है कि पेसमेकर का कार्य क्या है, मतलब पेसमेकर जो होता है उसका क्या काम है? पहला ऑप्शन है कि पेसमेकर का काम मूत्र बनने का नियमन, दूसरा है पाचन क्रिया का नियमन, तीसरा है दिल की धड़कन प्रारंभ करना और चौथा है श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य क्रिया प्रारंभ करना। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य क्रिया प्रारंभ करना, दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है कि पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि शिरा अलिंद परत मतलब गांठ साइनोआर्टरियल नोड SAN सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है। 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है और हृदय का लयात्मक संकुचन को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है। इसलिए इसे प्रतिप्रेरक मतलब पेसमेकर कहते हैं। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है, मतलब औसतन जो है 72 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अगला सवाल है दोस्तों कि कचरे की सर्वोत्तम निपटाना
प्रविधि है। वर्गीकल्चर, इंसिनेरेशन, तीसरा है भूमि के भरने में और चौथा है जला देने में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंसिनेरेशन। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इंसिनेरेशन आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि बिच्छू का विष, क्या है सवाल? बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का विष कहाँ पर होता है दोस्तों? पैरों में, हाथों में, मुंह में या डंक में? तो हमारा आंसर हो जाएगा डंक में। कहाँ हो जाएगा? डंक में। विश्व का विष जो होता है वो डंक में होता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स, गलसुआ और पोलियो में मानव तत्व क्या है? छोटे बच्चे तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। इनके लिए कभी तक कोई प्रभावशाली टीका द्रव्य विकसित नहीं हो सका है। ये सब विषाणु द्वारा फैलते हैं या इनके रोगाणुओं का रक्तदान द्वारा संचरित किया जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये सब जो है विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो एड्स जो है HIV के कारण, गलसूमा मम्पस वायरस के कारण और पोलियो निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। ये तीनों विषाणु के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि कौन सा परकिन्वन मतलब एंजाइम प्रोटीन को पेप्टीन में बदलता है? पहला है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है यूरोप्सिन और चौथा है काइजनेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कि पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदलता है। किस में बदलता है दोस्तों? पेप्टोन में बदलता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? पहला ऑप्शन है कि अरक्तता, दूसरा रतौंधी, तीसरा स्कर्वी और चौथा रिटेक्स। तो हमारा जवाब हो जाएगा अरक्तता। क्या हो जाएगा दोस्तों? अरक्तता। क्या हो जाएगा? अरक्तता। अरक्तता जो है दोस्तों, वो अरक्तता रोग शरीर में लोहे की हीनता के कारण होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है। इसलिए अरक्तता के रोगी के रुधिर में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा बहुत कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का मुख्य काम जो है फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों मतलब अलग अलग भागों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला सवाल है कि जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आशु प्रभावित होने में कमी आती है उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है एक्टोमायोसिन, दूसरा है क्लोरोमाइसेटिन, तीसरा है हाइब्रिडोमा और चौथा है इंटरफेरॉन। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इंटरफेरॉन। चलिए इंटरफेरॉन के बारे में समझते हैं। तो इंटरफेरॉन जो है प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आशु प्रभावित होने में कमी आती है। इंटरफेरॉन की खोज इसाक और लिंट्रीमैन ने 1957 में किया था। कब किया था? 1957 में किया था। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है कि हीमोफीलिया का संबंध प्रायः किसके साथ होता है? हीमोफीलिया का संबंध प्रायः किसके साथ होता है? तो पहला ऑप्शन है श्रमिकों, दूसरा है राज्य परिवारों, तीसरा है खनिकों और चौथा है खिलाड़ियों। तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्य परिवारों। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? राज्य परिवारों। तो चलिए हीमोफीलिया के बारे में जानते हैं। तो हीमोफीलिया का संबंध प्रायः राज्य परिवारों के साथ रहता है। इसमें स्त्रियों वाहक का कार्य करती है। साधारणतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर औसतन 2.5 मिनट में रक्त थक्का बनकर बहना बंद हो जाता है, किंतु हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति में चोट लगने पर काफ़ी समय
के बाद भी रक्त लगातार बहता रहता है। पहली बार महारानी विक्टोरिया को लगा था। अगला सवाल है कि प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 10,000 बार, दूसरा ऑप्शन है 1,00,000 बार, तीसरा ऑप्शन है 1.5 लाख बार और चौथा ऑप्शन है 2 लाख बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 1 लाख बार। क्या हो जाएगा? 1 लाख बार। तो प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट लगभग 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 80/120 मिलीमीटर पारा, 90/140 मिलीमीटर पारा और 120/80 मिलीमीटर पारा और 85/150 मिलीमीटर पारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 120/80 मिलीमीटर पारा। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में समझते हैं। जब निलय अपने आकुंचन द्वारा धमनियों में रुधिर पंप करते हैं तो इस रुधिर का दबाव धमनियों की दीवार पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? धमनियों की दीवार पर पड़ता है। इस दबाव को रुधिर दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर दाब कहते हैं। इसे सबसे पहले इस हेल्स ने घोड़ों में नापा। मानव का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मीटर मतलब 80 ऊपर और 120 मिलीमीटर पारा होता है, जिसमें 80 mm पारा डायस्टोलिक और 120 मिलीमीटर पारा सिस्टोलिक होता है। इसको हम स्फिग्नोमीटर यंत्र द्वारा नापते हैं। अगला सवाल है ईख मतलब गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है। इनमें बीज पैदा नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। रोग का प्रभाव क्षेत्र घट सकता है। बीजों में अंकुरण क्षमता नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें बीज पैदा नहीं होता है। धन्यवाद।